हेलो एंड वेलकम एवरीवन। पवन कुशवाहा दिस साइड। आज हम बात करने वाले हैं सम ऑफ द बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप बिगनर हैं और इंग्लिश को बेसिक से सीखना चाहते हैं सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इसमें हम सीखेंगे इंग्लिश के फंडामेंटल्स, जिससे आप अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक को कम कर पाएंगे और इंग्लिश को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव अहेड एंड स्टार्ट द डिस्कशन। ओके, इंग्लिश। इंग्लिश को हम दो तरीके से सीखते हैं, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एंड इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। राइट फ्रॉम द बिगनिंग हमारे एकेडमिक्स में इंग्लिश को हमने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा, लेकिन अभी हम जो बात करेंगे इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, बिकॉज इंग्लिश अपने आप में क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज किस चीज़ से आती है? लैंग्वेज साउंड से आती है। अब हमें चेक करना है कि साउंड मीनिंगफुल है या फिर मीनिंगलेस है। हम जानवरों का और पशु पक्षियों का साउंड सुनते हैं, वो एक साउंड है, लेकिन उस साउंड को हम मीनिंग नहीं दे सकते, उसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ जिस भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो भी एक साउंड है, लेकिन ये साउंड मीनिंगफुल साउंड है, क्योंकि जिससे मैं आपको अपना मैसेज कन्वे कर पा रहा हूँ। अब मीनिंगफुल साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश के 26 लेटर्स। इन लेटर्स को हम एक नाम से और जानते हैं। लेट मी शो यू व्हाट इज़ दिस। अल्फ़ाबेट। रिमेंबर दैट कई बार हमारे देखने में आता है अल्फ़ाबेट्स, लेकिन ये अल्फ़ाबेट्स नहीं होता, ये अल्फ़ाबेट ही है। अल्फ़ाबेट्स नाम का इंग्लिश में कोई शब्द नहीं होता। तो अब अल्फ़ाबेट अपने आप में होते ही 26 हैं, तो इसमें एस जोड़ने से कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ 26 लेटर्स को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज वाउल्स एंड सेकंड इज कॉन्सोनेंट। एंड रिमेंबर द साउंड, इट इज़ नॉट वॉबल, इट इज़ वाउल्स, राइट? एंड सेकंड इज कॉन्सोनेंट्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें वाउल्स फर्स्ट, तो वाउल्स हमारे पास में टोटल ए आई ओ एंड यू, हमारे पास में ये 5 वाउल्स होते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द 21 लेटर्स वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, राइट? अब इन वॉल्स और कॉन्सोनेंट को अगर हम एक साथ में क्लब करते हैं, इनको एक साथ में हम मिलाकर एक जगह पर रखते हैं, तो हमें मिलता है वर्ड। नाउ अब अगर हम वर्ड की बात करें, व्हाट इज़ अ वर्ड? वर्ड इज़ अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ द लेटर्स। अगर हम वॉल और कॉन्सोनेंट को एक साथ में क्लब करके एक जगह पर रखते हैं, तो वहाँ से हमें एक वर्ड मिलता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव रिटन हेयर MAN। अब इन लेटर्स का अपना कोई इंडिविजुअल मीनिंग नहीं होता, लेकिन जैसे ही हमने इन तीनों को एक साथ में एक जगह पर रखा, तो अब ये हमारा वर्ड बना मैन, राइट? अब मैन का मतलब आदमी होता है, लेकिन वहीं अगर हम इसको दूसरे एस्पेक्ट में समझने की कोशिश करें, इन लेटर्स को थोड़ा सा हमने दाएं बाएं किया, लाइक AMN। ए को निकाल के अगर हमने एम के पहले रख दिया, तो हमारे पास में लेटर्स वही हैं, ना तो हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा है और ना यहाँ से कुछ लेस किया है। तो अब बेसिकली अगर हम इन लेटर्स को देखें, तो AMN इसका वास्तव में अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, इसीलिए ये कोई वर्ड नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम देखें MAN, इसका एक मीनिंग है, तो ये वर्ड है। तो बॉटम लाइन इज़, वॉल और कॉन्सोनेंट को मिलाकर अगर हम एक साथ में रखते हैं, तो वहाँ से हमें एक वर्ड मिलता है, बशर्ते उसका एक अपना कोई पर्टिकुलर मीन होना चाहिए। होप दैट इट इज़ क्लियर टू यू। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी ऑफ द वर्ड्स। हर लैंग्वेजेस में काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं और उन शब्दों की अपनी एक कैटेगरी होती है। इंग्लिश में भी है। अब इंग्लिश में जो वर्ड्स की कैटेगरी है, जिसको हम बोलते हैं
पार्ट्स ऑफ स्पीच। टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास में होते हैं 8। तो इसी को हम बारी बारी से देखेंगे और समझेंगे व्हाट आर दोज पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड व्हाट इज़ द मीन। राइट, आगे बढ़ते हैं। नाउ फर्स्ट, नाउन। नाउन मीन्स, जैसा कि हमने शुरू से ही अपने स्कूल में पढ़ा और सुना कि नाउन मीन्स, नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या फिर स्थान का नाम, जिसे हम संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, राम एक व्यक्ति का नाम है, पेन एक वस्तु का नाम है, और वहीं दिल्ली एक प्लेस का नाम है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम वो नाउन होता है। लेकिन अगर इसके दूसरे एस्पेक्ट को हम समझें, नाउन का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें दिखाई दे या फिर दिखाई ना दे, जिसे हम फील कर पाएँ, उसको हम नाउन बोलते हैं। इस दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो दिखाई देती हैं या फिर जो दिखाई नहीं देती, जिसको हम फील करते हैं, अगर उसका कोई नाम है तो उसको हम नाउन बोलते हैं। जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हम देखें एयर। एयर एक नाउन है, लेकिन इसको हम देख नहीं सकते, फिर भी ये नाउन है। इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में अगर बोलने की कोशिश करें तो भाववाचक संज्ञा। वहीं लव, नॉलेज, ऑनेस्टी एंड मैनी मोर। तो नाउन का मतलब ऐसे शब्द जो नाम के बारे में बात करते हैं, राइट। किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, जिनको हम देख सकते हैं और जिनको हम नहीं भी देख सकते, लेकिन उनका एक अपना पर्टिकुलर नेम है, उसको हम नाउन बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड कैटेगरी ऑफ द वर्ड्स इज प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। मतलब नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो कि नाउन की जगह पर आते हैं और उस नाउन को रिप्लेस करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज़ होता है कि अगर हमारे पास में पहले से ही किसी सेंटेंस में नाउन है, आगे चल के अगर हमको उसी से रिलेटेड कोई बात करनी है, तो क्या हम उस नाउन का रिपीटेशन कर सकते हैं? द आंसर इज़ नो। अगर हम किसी नाउन का डिस्कशन एक बार पहले कर चुके हैं, तो उस नाउन का डिस्कशन आगे हम नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं कि नाउन को बार बार हम रिपीट करते हैं, उस नाउन के रिपीटेशन को ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाता है। इसीलिए अगर नाउन का डिस्कशन पहले कहीं एक बार हुआ है, तो उसकी जगह पर हमें उसके प्रोनाउन से बात करनी होती है, राइट। चलिए यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, इट्स एन एग्जाम्पल हियर, राज इज़ अ गुड बॉय, राइट। ब्लैंक है, गोज़ टू मार्केट। अब हमारे पास में यहाँ पर चॉइस है, आइदर वी कैन प्लेस हेयर अ नाउन और वी कैन प्लेस हेयर प्रोनाउन। अगर हम यहाँ पर नाउन प्लेस करेंगे, लेट्स से राज इज़ अ गुड बॉय, और राज को ही अगर हमने यहाँ पर प्लेस किया, तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस नाउन का रिपीटेशन, राज का रिपीटेशन यहाँ पर दोबारा से नहीं किया जा सकता। तो राज इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पर नाउन की जगह पर हमको प्रोनाउन का यूज़ करना है। अब क्योंकि अगर हम बात करें राज की, तो राज एक व्यक्ति है और राज के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे ही। तो अगर हम ही को यहाँ पर रखें, सो दैट वुड बी करेक्ट आंसर। राज इज़ अ गुड बॉय एंड ही गोज़ टू मार्केट्स। सो दैट्स द स्टोरी। दूसरे एग्जाम्पल देखें, श्रेया टॉप्स द एग्ज़ाम बिकॉज। अब यहाँ पर फिर से ब्लैंक इज़ इंटेलिजेंट, राइट। अब श्रेया को हम यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन फिर से नाउन का रिपीटेशन, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, श्रेया की जगह पर हमें इसका प्रोनाउन रखना है। अब प्रोनाउन श्रेया क्योंकि एक वचन है और क्योंकि वो फीमेल जेंडर है, इसीलिए हम यहाँ पर उसका प्रोनाउन शी रखेंगे। तो शी इज़ द राइट आंसर है। तो हमारा कॉन्सेप्ट हुआ, श्रेया टॉप्स द एग्ज़ाम बिकॉज शी इज़ इंटेलिजेंट, राइट। होप दैट इट इज़ क्लियर टू यू। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट नंबर थर्ड, एडजेक्टिव। अब यहाँ पर एडजेक्टिव की हम बात करें, तो एडजेक्टिव का मतलब होता है वर्ड्स दैट क्वालिफाइज नाउन। मतलब ऐसे शब्द जो हमें नाउन की विशेषता बताते हैं। एंड इसका दूसरा एस्पेक्ट अगर हम देखें, तो एडजेक्टिव का मतलब वो शब्द जो कि किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, राइट। चलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। गुड, बैड, टॉल, लंबा,
फैट मोटा, पुअर गरीब, रिच एक्सेट्रा। रिच का मतलब अमीर। तो ये सारे हमारे कुछ एडजेक्टिव्स हैं और यहाँ हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ही इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करें, ही इज़ अ गुड बॉय, अब यहाँ हमें कहीं नाउन दिखाई दे रहा है तो वो ये बॉय है, और बॉय के पहले जो एक वर्ड आया है गुड, तो गुड हमारा एडजेक्टिव हुआ। बॉय का मतलब लड़का, लड़का कैसा, गुड बॉय मतलब अच्छा लड़का। तो इस गुड ने बॉय को क्वालिफाई किया, इसीलिए यहाँ पर जो गुड है वो एक एडजेक्टिव है जो विशेषता बता रहा है बॉय की। दूसरा एग्जाम्पल देखें, रिच बॉय स्पेंट मनी। अब रिच बॉय स्पेंट मनी, अब यहाँ पर हमें दो नाउन दिखाई दे रहे हैं, एक बॉय और दूसरा मनी। अब मनी तो इंडिविजुअल है, लेकिन अगर हम बॉय की बात करें तो बॉय को जो क्वालिफाई कर रहा है इट इज़ रिच। बॉय का मतलब लड़का, कैसा, अमीर। तो इस रिच ने बॉय को क्वालिफाई किया, इसकी विशेषता बताई, राइट। बॉय स्पेंड मनी अगर हम इतना भी रखते तब भी वो सेंटेंस करेक्ट होता, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। लड़के ने पैसे खर्च किए, लेकिन वहीं अगर हमने एक वर्ड लगा दिया रिच, रिच बॉय स्पेंड मनी मतलब अमीर लड़के ने पैसे खर्च किए। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। वहीं अगर हम दूसरे एस्पेक्ट की बात करें, जैसे कि मैंने आपसे पहले बात की कि एडजेक्टिव का मतलब ऐसे शब्द जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए, मतलब उनकी विशेषता बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने नाउन के साथ में एडजेक्टिव का यूज़ देखा, लेकिन ये एडजेक्टिव प्रोनाउन को किस तरीके से क्वालिफाई करेंगे, लेट्स सी दिस। आई एम राइटिंग अ सेंटेंस हियर, ही इज़ ऑनेस्ट। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने देखा कि ये जो एडजेक्टिव हैं वो नाउन के पहले आकर उस नाउन के विशेषता बताते हैं। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑनेस्ट अपने आप में एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई नाउन नहीं है। अब यहाँ पर कोई नाउन नहीं है तो यहाँ पर ये जो ऑनेस्ट है वो किसके लिए आया है और ये विशेषता किसकी बता रहा है। तो वी कैन क्लियरली सी यहाँ पर जो ऑनेस्ट है वो ही के लिए आया है और ये ही को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब ही की विशेषता बता रहा है। अब यहाँ पर ऑनेस्ट के अलावा कुछ भी आप एडजेक्टिव रख सकते हो, जैसे कि ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ टॉल, ही इज़ फैट, ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ पुअर, ही इज़ रिच, दैट मे बी एनीथिंग, राइट। तो इस तरीके से हम प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द कैटेगरी नंबर 4 इज़ वर्ब। वर्ब का मतलब होता है एक्शन। एक्शन का मतलब कोई भी काम जिसे कोई भी करता है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पढ़ना, पढ़ाना, बोलना, हंसना, रोना, दौड़ना, गाना, नाचना, ये सारे आपके काम होते हैं। हियर यू कैन सी द लिस्ट ऑफ सम एक्शंस एंड सम वर्ब। गो, कम, टीच, स्पीक, स्टडी एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पर जो वर्ब है वो किसी एक्शन को बताने के लिए काम में लाई जाती है। नेक्स्ट नंबर 5 है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसे शब्द जो कि क्वालिफाई करते हैं वर्ब को। जैसे कि अभी इससे पहले हमने देखा था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं किसी नाउन को या फिर प्रोनाउन को, मतलब नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव। वहीं अगर हम बात करें एडवर्ब की, तो एडवर्ब विशेषता बताते हैं किसी वर्ब की। और अगर इसको ब्रॉडर सेंस में देखें कि एडवर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर सकता है, मतलब ये सभी की विशेषता बता सकता है। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे तो एडवर्ब का मतलब ऐसे शब्द जो वर्ब की विशेषता बताते हैं। चलिए यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं सून, फास्ट, रिसेंटली, स्लो, ओनली एक्सेट्रा, ये सारे एडवर्ब्स हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि नंबर 1, जैसे कि रैबिट और टर्टल की स्टोरी हम सभी लोगों ने सुनी है, कछुआ खरगोश की रेस। तो वहाँ से एक एग्ज़ाम्पल जिसको हम देख सकते हैं, जैसे कि रैबिट का मतलब खरगोश। अब रन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है भागना, और रन का सेकंड फॉर्म होता है रैन। तो रैबिट मतलब खरगोश भागा, राइट, खरगोश भागा, रैबिट रैन। अब वो कैसे भागा, फास्ट मतलब तेज भागा। तो इस फास्ट ने इस रन जो कि एक वर्ब है उसको क्वालिफाई किया, राइट।
सो रैबिट रैन फास्ट, रैबिट तेज भागा, तो फास्ट क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर रन को, जो कि सेकेंड फॉर्म होकर ये रैन हो गया है, तो रैबिट रैन फास्ट। दूसरा एग्जाम्पल देखें, दे आर कमिंग सोन, वो जल्द आ रहे हैं। अब यहाँ पर दे आर कमिंग सून, दे एक सब्जेक्ट है, आर कमिंग ये वर्ब वाला पोर्शन हो गया, और ये सून का मतलब होता है जल्द। अब ये जो सून है वो क्वालिफाई कर रहा है कम को, वो आ रहे हैं, दे आर कमिंग, कैसे आ रहे हैं, वो जल्दी आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर सून ने कमिंग को क्वालिफाई किया, तो एडवर्ब दैट क्वालिफाइज अ वर्ड। चलिए हम अपनी बात को आगे लेकर चलते हैं और बात करते हैं इस कैटेगरी के नए वर्ड के बारे में। वर्ड नंबर 6, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन मीन्स रिलेटिंग वर्ड्स, मतलब ऐसे शब्द जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ में दिखाने के लिए काम में लाए जाते हैं। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स अगेन। प्रपोजिशन का मतलब ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ में दिखाते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सेट्स ऑफ प्रपोजिशन हमारे सामने हैं। इट इज़ इन, ऑन, टू, for, from, etc. There are n number of prepositions. I have taken some of them. और चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं with the help of some examples. चलिए, as you can see an example here, Sham is going to school. अब बेसिकली इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो यहाँ शाम इज़ गोइंग टू स्कूल, शाम स्कूल जा रहा है, यहाँ पर हमें एक प्रपोजिशन दिखाई दे रहा है, इट इज़ टू। अब ये जो टू है वो स्कूल से पहले आया है, तो स्कूल एक नाउन है, इस नाउन का रिलेशन वो शाम जो दूसरा नाउन है उसके साथ में दिखा रहा है, राइट। तो अब ये जो शाम है, शाम का जो रिलेशन है वो स्कूल के साथ है, मतलब स्कूल कौन जा रहा है, शाम जा रहा है, और शाम कहाँ जा रहा है, शाम स्कूल जा रहा है। तो स्कूल का जो रिलेशन है वो शाम के साथ में दिखाने के लिए जो काम में लाया गया है वो टू है। और जब भी, जैसे कि अगर हम बात करें गो के साथ में, अगर हम कोई प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं, स्पेशली जब हम किसी जगह जाने की बात करते हैं तो हम वहाँ पर टू का यूज़ करते हैं। इट्स अ रूल ऑफ प्रपोजिशन। तो शाम इज़ गोइंग टू स्कूल, स्कूल का रिलेशन शाम के साथ में दिखाने के लिए यहाँ पर गो के साथ में प्रपोजिशन टू का यूज़ हुआ है, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि हम देख सकते हैं, ही स्टडीज़ फॉर मार्क्स, वो नंबरों के लिए स्टडी करता है। अब यहाँ पर अगेन हम देख सकते हैं कि एक प्रपोजिशन हमारे सामने है, फॉर। फॉर का मतलब के लिए, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, लेकिन यहाँ पर अगर मैं कॉन्सेप्चुअली बात करूँ तो ही स्टडीज़ फॉर मार्क्स, अब वो नंबरों के लिए स्टडी करता है। अब यहाँ पर जो मार्क्स है, मार्क्स का रिलेशन किसके साथ में है, मार्क्स के लिए स्टडी कौन करता है, ही करता है, और ही स्टडी करता है किसके लिए करता है, मार्क्स के लिए करता है। तो यहाँ पर मार्क्स का रिलेशन ही के साथ में दिखाने के लिए ये फॉर का यहाँ यूज़ एज अ प्रपोजिशन किया गया है। तो प्रपोजिशन का मतलब ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ में दिखाने के लिए काम में लाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है कि अगर हम प्रपोजिशन की बात करें तो प्रपोजिशन हमें क्या क्या बता सकते हैं। नंबर 1, प्रपोजिशन हमें बताते हैं टाइम के बारे में, राइट। प्रपोजिशन टेल्स अस अबाउट द टाइम। जैसे कि हमने टेंसेस में देखा, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाली जो हमारी ग्रामर होती है उसमें हम सिंस या फिर फॉर का यूज़ करते हैं। तो सिंस, फॉर, एट, ऑन, बाय, इन, ये सारे जो हमारे प्रपोजिशन है ये टाइम को इंडिकेट करने के लिए काम में लाए जाते हैं। तो नंबर 1, प्रपोजिशन हमें टाइम के बारे में बताते हैं। नंबर 2, प्लेस, जैसे कि एट, ऑन, अपॉन, इन फ्रंट ऑफ, आफ्टर, बिफोर, ये हमें प्लेस के बारे में और टाइम के बारे में जानकारी देते हैं। एंड नंबर 3, मैनर, ये हमें किसी तरीके के बारे में बताते हैं। तो प्रपोजिशन के बहुत सारे यूजेस में से ये 3 जो प्राइमरी यूजेस हैं वो अभी हमने डिस्कस किए।
बहुत सारे प्रपोजिशन हो सकते हैं, लेकिन प्रपोजिशन मेनली इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। या तो प्रपोजिशन आपको टाइम के बारे में जानकारी देंगे, या फिर प्रपोजिशन आपको प्लेस के बारे में जानकारी देंगे, या फिर प्रपोजिशन बात करेंगे मैनर की, मतलब कोई भी तरीका बताने के लिए प्रपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एंड नाउ वी सी नेक्स्ट वर्ड इन द कैटेगरी इज़ कंजंक्शन। कंजंक्शन जैसे कि हम देख सकते हैं कनेक्टर। कनेक्टर का मतलब होता है ऐसे शब्द जो किसी एक सेंटेंस या फिर एक वर्ड को दूसरे सेंटेंस या वर्ड के साथ में जोड़ते हैं। तो जोड़ने का जो काम किसी शब्द के द्वारा किया जाता है उसको हम कंजंक्शन या फिर कनेक्टर बोल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, देयर आर सम कंजंक्शंस रिटन देयर, एंड, or, because, if, although, etc. right? There are also many conjunctions. I have written some of them. इसको समझते हैं with the help of an example. Suraj is a student, comma, he goes to school. अब यहाँ पर इंडिविजुअली अगर हम देखें तो सूरज इज़ अ स्टूडेंट ये एक सेंटेंस है, ही गोज़ टू स्कूल ये दूसरा सेंटेंस है। अब इन दोनों सेंटेंस को जैसे कि हम देख सकते हैं इस ब्रैकेट के अंदर वाले सेंटेंस को, सूरज इज़ अ स्टूडेंट एंड ही गोज़ टू स्कूल, इन दोनों सेंटेंस को, सूरज इज़ अ स्टूडेंट, ही गोज़ टू स्कूल, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का जो काम किया वो एंड ने किया, राइट? तो एंड ने इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम किया, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड इट कनेक्टर्स, राइट? चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एज यू कैन सी, जया कम्स टू स्कूल, राइट? जया स्कूल आती है, ये एक सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस जैसा कि हम देख सकते हैं, शी डज़ नॉट स्टडी, राइट? तो ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ इस ब्रैकेट वाले सेंटेंस को देखा, जया गोज़ टू स्कूल, सॉरी यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है। जया के बाद में जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि कम्स का यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पर बाय मिस्टेक गोज़ हो गया है, तो यू कैन टेक इट एज कम, राइट? तो जया कम्स टू स्कूल, या फिर बात कर लें जया गोज़ टू स्कूल, लेकिन यहाँ पर जो कंजंक्शन और कनेक्टर का हमने यूज़ किया है वो है बट, राइट? शी डज़ नॉट स्टडी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों सेंटेंस एज इट इज़ जैसे हैं वो वैसे ही रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक कंजंक्शन से दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट किया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ऊपर वाले सेंटेंस में हमने एंड का यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर हमने बट का यूज़ किया, एंड का यूज़ क्यों नहीं किया? क्या ये सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखते हैं, जया गोज़ टू स्कूल एंड शी डज़ नॉट स्टडी, तो ये दिखने में हमको सही लगता है, लेकिन ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट हो जाता। चलिए एक बेसिक सा डिफरेंस यहाँ पर हम एंड और बिकॉज़ के एंड और बट के बीच में देख सकते हैं, वो ये कि जब भी अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस में कुछ भी बात करेंगे, पॉजिटिव सेंस में अगर हम कोई भी डिस्कशन करते हैं, मतलब दोनों चीज़ें अगर आपको पॉजिटिव सेंस दे रही हैं तो वहाँ पर आपको एंड का यूज़ करना है। लेकिन वहीं अगर हम बट का यूज़ करेंगे तो सेंटेंस के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होगा, मतलब विचारों में अगर भिन्नता है या फिर उसमें कुछ डिफ्रेंशिएशन है, मतलब एक बात दूसरी बात को एग्री नहीं कर रही है, तो वहाँ पर हमको बट का यूज़ करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जया गोज़ टू स्कूल, जया स्कूल जाती है। वैसे यहाँ पर कम आना चाहिए था, लेकिन बाय मिस्टेक यहाँ पर गो है, तो चलिए गोज़ के थ्रू ही हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जया गोज़ टू स्कूल, जया स्कूल जाती है, राइट? ये एक सेंटेंस है जो आपको पॉजिटिव सेंस दे रहा है। बेसिकली इट्स एन अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। बट शी डज़ नॉट स्टडी, अब ये जो दूसरा सेंटेंस है ये हमें नेगेटिव सेंस दे रहा है, और ये पहला सेंटेंस है ये हमें पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो दोनों सेंटेंसेस में कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन वहीं अगर हम ऊपर वाले दोनों सेंटेंसेस को देखें तो दोनों सेंटेंस हमें पॉजिटिव सेंस दे रहे थे, इसीलिए वहाँ पर हमने एंड का यूज़ किया। लेकिन यहाँ पर एक सेंटेंस क्योंकि आपका पॉजिटिव है और दूसरा सेंटेंस उसके साथ में एग्री नहीं कर रहा है क्योंकि वो नेगेटिव सेंटेंस है, इसी वजह से इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, राइट? तो यहाँ पर हमने व्हाट का यूज़ किया है। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए तो अपने डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं और बात करते हैं इस कैटेगरी के लास्ट वर्ड, दैट इज़ इंटरजेक्शंस। अब इंटरजेक्शंस मीन्स सडन फीलिंग्स एंड रिएक्शन। सडन फीलिंग एंड रिएक्शंस ये क्या होते हैं? जब भी अगर
हम कुछ भी सोचते हैं या फिर हमें कुछ भी महसूस होता है, उसको हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू या फिर एक्सप्रेशन के थ्रू या फिर शब्दों के थ्रू उसको डिलीवर करके सामने वाले को बताते हैं दैट व्हाट यू आर फीलिंग इनसाइड, राइट। तो उन शब्दों को जो कि अचानक से बिना सोचे हमारे मुंह से एक साउंड के फॉर्म में निकल जाते हैं, उनको हम इंटरजेक्शंस बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इंटरजेक्शंस आई हैव रिटन, वाओ, ब्रावो, OMG, etc. There are n number of interjections available, right? I have taken 3 of them. तो ये इंटरजेक्शंस आपकी सडन फीलिंग और रिएक्शन को काम में लाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, राइट। तो ये थे कैटेगरी ऑफ द वर्ड्स। इसमें अगर हम थोड़ा सा इसको पीछे जाएं और रिवाइज करें, नंबर 1 नाउन। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड एंड सेकंड प्रोनाउन, शब्द जो कि नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए। थर्ड हमने डिस्कस किया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है ऐसे शब्द जो कि किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, राइट। नंबर 4 वर्ब। वर्ब हमें किसी एक्शन या फिर किसी काम के होने की जानकारी देती हैं। उसके बाद में नंबर 5 एडवर्ब। ये हमें वर्ब की विशेषता बताने के लिए या फिर वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, राइट। एंड नंबर 6 प्रपोजिशंस, शब्दों के बीच में या फिर सेंटेंस के बीच में क्या रिलेशन है। नंबर 7 कंजंक्शन, जो सेंटेंस को या फिर शब्दों को जोड़ने में, कनेक्ट करने में काम में लिए जाते हैं। और नंबर 8 लास्ट सडन फीलिंग एंड रिएक्शन को शो कराने के लिए जिन शब्दों का यूज़ किया जाता है उनको हम इंटरजेक्शंस बोलते हैं। चलिए अपनी बात को यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं और देखते हैं इसके अगले पोर्शन के बारे में, एंड इट इज़ सेंटेंस। चलिए अब नाउ वी फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाट इज़ सेंटेंस। सेंटेंस को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अगर हमें सेंटेंस मेकिंग सीखनी है, अगर हमें अपने शब्दों को लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो वी मस्ट नो हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस एंड सेंटेंस मेकिंग दैट कम्स फ्रॉम द राइट स्ट्रक्चर। चलिए एंड नाउ व्हाट इज़ स्ट्रक्चर, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल फार्मूला ऑफ मेकिंग अ सेंटेंस इन इंग्लिश, राइट। कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का जो हम बनाते हैं वो इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हम बना सकते हैं, राइट। हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है, हमें वर्ब की ज़रूरत है और हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, राइट। तो चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं दैट व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट, व्हाट इज़ वर्ब एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। इसको थोड़ा सा एक बार हम रिकैप करते हैं और देखते हैं। पहले तो हम बात करते हैं लेटर्स की। जब हम वॉवल और कॉन्सोनेंट जो कि लेटर्स होते हैं उनको अगर हम एक साथ में लाते हैं, जोड़ते हैं उनको, तो हमको एक मीनिंगफुल वर्ड मिलता है, राइट। उसके बाद में जब हम शब्दों को शब्दों से जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है सेंटेंस और उसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। चलिए अब अपनी बात पर वापस आते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जैसे कि हमने सुना हुआ है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। चलिए कर्ता को अगर हम लिखने की कोशिश करें तो कर्ता को हम लिख सकते हैं डूअर। वैसे कि यहाँ पर ये जो डू है वो एक वर्ब है, लेकिन जैसे ही हमने इसमें सफिक्स किया ER तो ये एक नाउन बन गया। अब सब्जेक्ट तो हिंदी भी है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को भी हम बोलते हैं, हिस्ट्री इज़ अ सब्जेक्ट, ज्योग्राफी इज़ अ सब्जेक्ट, बायोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट, देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर में सेंटेंस मेकिंग की बात करें तो यहाँ सब्जेक्ट का मतलब विषय नहीं है। यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब है डूअर, जिसका मतलब होता है काम को करने वाला। एंड यहाँ पर एक चीज़ जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये कि कोई भी सब्जेक्ट या तो वो नाउन हो सकता है या फिर वो सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है। रिपीटिंग माय वर्ड्स अगेन, कोई भी सब्जेक्ट या तो वो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा। मतलब कोई नाउन या फिर प्रोनाउन ही सब्जेक्ट हो सकता है, अदर देन दिस कोई और दूसरा सब्जेक्ट, कोई दूसरा वर्ड सब्जेक्ट नहीं हो सकता एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन। चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट वर्ब। चलिए जैसा कि हमने बात की, वर्ब हमें किसी एक्शन के बारे में जानकारी देती है। अब यहाँ पर अगर हम वर्ब को डिवाइड करें तो इस वर्ब को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड वन इज़ मेन वर्ब। अब क्या होते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्या होते हैं मेन वर्ब? तो हेल्पिंग वर्ब ये सेंटेंस को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, इसीलिए हम इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इसको अगर हम अदर वर्ड्स में बोलें तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया, ये हिंदी का इसका ट्रांसलेशन है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है
कि सेंटेंस को बनाने में ये हमारी हेल्प तो करते हैं बेशक, लेकिन इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है जो हमें समझ में आना चाहिए वो ये कि हेल्पिंग वर्ब हमें टाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी हेल्प करता है। सो हेल्पिंग वर्ब्स आर दोज वर्ड दैट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द टाइम एंड कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को पूरा करने के लिए और समय को पहचानने के लिए जिन शब्दों की हेल्प हमें चाहिए होती है वो होते हैं हेल्पिंग वर्ब। होप दैट ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब आपको दिखाता है कोई पर्टिकुलर एक्शन जिसके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं। आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति, वस्तु या फिर कोई वो चीज़ जिसके ऊपर किसी काम को किया जाए या फिर जिसके द्वारा कोई काम होता है। इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। I am writing a sentence here. He is playing football. Right? He is playing football. तो ही आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इसके बाद में ये इज़ हेल्पिंग वर्ब है। राइट? ये हमारी हेल्प कर रहा है सेंटेंस को पूरा करने में और ये हमें बता रहा है इज़ एम आर हमें बताते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट में है। ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है, टाइम इज़ प्रेजेंट। राइट? और प्लेइंग ये हमें बता रहे हैं मेन एक्शन के बारे में। तो ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है। अब वो क्या खेल रहा है, ये मेन वर्ब हुआ आपका, प्लेइंग इज़ अ मेन वर्ब एंड फुटबॉल हुआ ऑब्जेक्ट। राइट? तो जो काम हो रहा है, खेलने का जो काम हो रहा है वो फुटबॉल के ऊपर या फिर फुटबॉल के साथ हो रहा है। तो ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ही आपका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से। ये यूनिवर्सल फार्मूला है इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को बनाने का। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो आपको कभी भी सेंटेंस मेकिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब यहाँ पर जो हमारे पास में एक टॉपिक होता है जिसको हम काफ़ी बार सुनते हैं बट इट सीम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इज सिंटैक्स। सिंटैक्स ये शब्द काफ़ी भारी है सुनने में, लेकिन सिंटैक्स का दूसरा मतलब जिसको हम देखें तो होता है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। मतलब कि किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब आ सकती है। जैसे कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही आएगी। राइट? मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वर्ब आपकी प्लूरल है तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो ये वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। इसका कॉम्बिनेशन हमें हमेशा याद रखते हुए चलना है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर हमारी वर्ब भी प्लूरल होगी। राइट? और इसमें एक चीज़ और ये कि अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में है तो वर्ब होगी ही। अगर सेंटेंस में वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट भी होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि सब्जेक्ट अकेला आया है उसकी वर्ब नहीं है, या फिर वर्ब आई है सब्जेक्ट उसका नहीं है। सब्जेक्ट और वर्ब आएंगे तो दोनों एक साथ आएंगे, और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर नहीं आएंगे तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होंगे तो इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हम नहीं बना सकते। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब ये हमारे हर सेंटेंस में रिक्वायर्ड होते हैं। राइट? तो अपनी बात को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो सारा बेसिक था। हमने वर्ड्स के बारे में पढ़ा, वर्ड्स की पूरी कैटेगरी के बारे में हमने बात की, और हमने जाना कि हम उन शब्दों का यूज़ करके किस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। रिमेंबर दैट कि जब हम लेटर्स को जोड़ते हैं तब हमें वर्ड मिलता है, जब हम वर्ड्स को जोड़ते हैं इस स्ट्रक्चर की मदद से तो हमें एक सेंटेंस मिलता है। राइट? अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो भी हमने सीखा उसको एक एक्सरसाइज के फॉर्मेट में हम थोड़ा सा समझेंगे एंड विल सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस। राइट? एक्सरसाइज, यहाँ पर आई हैव टेकन सम सेंटेंसेस। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे जो हमने प्रीवियसली स्टडी किया। इसमें हमको दो चीज़ें देखनी हैं। एक तो स्ट्रक्चर के बेस पर सेंटेंस को जज करना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, कि इसमें कौन सा शब्द कहाँ आया है और वो शब्द के आइडेंटिफिकेशन। लता इज़ अ गुड सिंगर, तो यहाँ पर ये जो लता है, राइट, लता एक नाउन है।
सिंगर भी एक नाउन है, और ये जो गुड है, क्योंकि सिंगर को क्वालिफाई कर रहा है, विशेषता बता रहा है, तो ये जो गुड है वो एक एडजेक्टिव है, राइट। यहाँ पर जो आ है वो एक आर्टिकल है, और ये जो इज़ है वो आपका मेन वर्ब है। अब यहाँ पर एक डाउट आपके दिमाग में आ सकता है कि जो इज़ है वो एक मेन वर्ब कैसे है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर इज़ एम आर के बाद में कोई भी और दूसरी वर्ब आती है तो ये जो इज़ है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, राइट। लेकिन अगर इज़ के बाद में कोई और दूसरी वर्ब नहीं आती है तो इज़ अपने आप में ही एक मेन वर्ब हो जाता है, राइट। जैसे कि इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें, लता इज़ गोइंग, राइट। इसी एग्जाम्पल से हमने इसको कनेक्ट किया है। तो लता इज़ गोइंग, यहाँ पर हमको देखना है इज़ का यूज़। ये इज़ है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्यों है? क्योंकि इसके पीछे यहाँ पर गोइंग है जो कि एक मेन वर्ब है। तो अगर मेन वर्ब है तो ये ऑटोमेटिकली हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। लेकिन वहीं अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस में इज़ के बाद में हमें कोई भी वर्ब देखने को नहीं मिल रही है। अब इसके बाद में कोई दूसरा वर्ब है नहीं, तो इज़ अपने आप में ही एक मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर इज़ है एक मेन वर्ब है, लेकिन वहीं अगर हम यहाँ बात करेंगे तो इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। लता इज़ अ गुड सिंगर, राइट। तो हमने देखा कि कौन से वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अब इसको स्ट्रक्चर की हेल्प से अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें देखना है कि सेंटेंस की वर्ब क्या है। तो इज़ जो है वो वर्ब है। इसके पहले, वर्ब के पहले जो भी कुछ हमारा होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो लता सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, इज़ वर्ब हुआ, और अ गुड सिंगर ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट हुआ, राइट। एग्जाम्पल नंबर 2, शेक्सपियर रोट अ ब्यूटिफुल प्ले। तो पहले इसमें चेक करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। शेक्सपियर एक नाउन है, रोट आपका वर्ब है, राइट, और आ एक आर्टिकल अगेन, ब्यूटिफुल एक एडजेक्टिव है, और प्ले, राइट, प्ले आपका नाउन है। फाइन। चलिए अब इसको अगर हम स्ट्रक्चर की हेल्प से समझने की कोशिश करें तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। तो शेक्सपियर है सेंटेंस का सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो रोट है वो वर्ब है। वर्ब के पहले जो भी हमारा आता है वो सब्जेक्ट होता है, और रोट के बाद में जो कुछ भी आपका बचा हुआ है वो पूरा ऑब्जेक्ट है। फाइन, ऑल राइट। नेक्स्ट, नरेश लिव्स विद हिज मदर। तो नंबर 1 वही जो हमें चेक करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। नरेश नाउन, इसमें मदर नाउन। मदर के पहले जो हिज आया है इसको हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव है, राइट। विद हुआ प्रपोजिशन, राइट, प्रपोजिशन, और लिव है आपका वर्ब। फाइन। सो इसको अगर हम अब स्ट्रक्चर की हेल्प से समझें तो यहाँ पर बेसिकली हमको देखना है वर्ब क्या है, लिव्स, राइट। वर्ब के पहले जो वर्ड आया है वो आपका सब्जेक्ट है, मतलब जो नरेश है वो सब्जेक्ट है, और इसके बाद में ये जो पूरा आपका पोर्शन है ये ऑब्जेक्ट हुआ। एग्जाम्पल नंबर 4, ही इज़ फ्लाइंग काइट ब्यूटिफुली। इसको एनालाइज करते हैं। ही एक प्रोनाउन है, राइट, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब, फ्लाइंग आपका मेन वर्ब, और काइट, काइट अगेन ये नाउन है, और ब्यूटीफुली जैसे कि इसमें ly लगा हुआ है तो ब्यूटीफुली क्वालिफाई कर रहा है फ्लाइंग को, राइट। तो ब्यूटीफुली आपका हुआ एडवर्ब। तो अभी इसको हमने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब, फ्लाइंग आपका मेन वर्ब, और यहाँ पर जो ही है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, और यहाँ पर काइट ब्यूटीफुली ये पूरा आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। शी इज़ सिंगिंग एंड डांसिंग। अब यहाँ अगर हम देखें तो शी एक प्रोनाउन है, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग एंड डांसिंग ये दोनों हमारे मेन वर्ब हैं, राइट। सिंगिंग एंड डांसिंग ये दोनों मेन वर्ब हैं, और इनको जोड़ने का जो काम किया है वो एंड ने किया है, राइट। तो एंड आपका कंजंक्शन हुआ। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो इज सिंगिंग, सॉरी, तो इज सिंगिंग
ये वर्ब है, वर्ब के पहले जो आया है वो सब्जेक्ट है, और इसके बाद में ये जो हमारा पोर्शन है यहाँ पर एक्चुअली अगर देखा जाए तो कोई ऑब्जेक्ट का यूज़ हमने नहीं किया है, तो यहाँ पर बेसिकली सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। वाओ, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, राइट। तो जैसे कि हमने अभी पीछे डिस्कस किया कैटेगरी ऑफ वर्ड्स में वाओ, ये एक इंटरजेक्शन है, राइट। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, प्लेस यहाँ पर नाउन है और ब्यूटीफुल ये एक एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है, और एक आर्टिकल है, इज़ आपका क्योंकि इसके पीछे कोई वर्ब है नहीं तो ये आपका मेन वर्ब हुआ, और ये जो दिस है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है और एक प्रोनाउन भी है, राइट। और ये जो वाओ है वो आपका इंटरजेक्शन है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 पर देखते हैं। आई इन्वाइटेड हर एंड माई फ्रेंड्स फॉर बर्थडे पार्टी। तो पहले हम देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको। आई इन्वाइटेड, इन्वाइटेड आपका वर्ब है और वर्ब के पहले जो आया है वो सब्जेक्ट हुआ। अब ये जो पूरा पोर्शन है वो आपका ऑब्जेक्ट वाला पोर्शन है, राइट। अब इसको समझते हैं कि इसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं उसमें किस शब्द का क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पार्टी क्या है, पार्टी आपका नाउन है, और इसके पहले जो पार्टी, कौन सी पार्टी, बर्थडे पार्टी, तो बर्थडे इसको क्वालिफाई कर रहा है। बर्थडे आपका नाउन भी हो सकता है, बर्थडे आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, इसको हम दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, राइट। क्योंकि पार्टी के पहले आया है इसीलिए यहाँ पर ये बर्थडे का यूज़ एक एडजेक्टिव की तरह किया जा रहा है, राइट। फॉर एक प्रपोजिशन, फ्रेंड्स एक नाउन, क्योंकि माय इसके पहले आ रहा है पजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पर ये एक कंजंक्शन जोड़ने का काम कर रहा है। हर एक प्रोनाउन है, राइट। ये एक वर्ब है और ये एक सब्जेक्ट है जिसको हम प्रोनाउन बोलेंगे। फाइन। एग्जाम्पल नंबर 8, राम एंड श्याम आर प्लेइंग फुटबॉल। तो जैसे कि हम देख सकते हैं आर हेल्पिंग वर्ब है, जो प्लेइंग है वो आपका मेन वर्ब है, और जो फुटबॉल है ये आपका ऑब्जेक्ट है। और राम एंड श्याम इसको हम बोलते हैं नाउन फ्रेज, ये दोनों ही आपके नाउन है। राम भी एक नाउन है और श्याम भी एक नाउन है, दोनों को जोड़ने का जो काम किया वो कंजंक्शन एंड, राइट। नंबर 9, शी डज़ नॉट लाइक म्यूज़िक। ओके, तो देखते हैं इसको। शी डज़ नॉट लाइक म्यूज़िक, पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको देखें। डज़ नॉट आपका हेल्पिंग वर्ब है और लाइक आपका मेन वर्ब है, और म्यूज़िक आपका ऑब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है, लेकिन यहाँ हम शी की बात करें तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है और ये एक प्रोनाउन भी है। ओके, सो द लास्ट इज़ वी कैन नॉट लिव इन दिस वर्ल्ड विदाउट फूड एंड वाटर। इसको हम देखें, वी सेंटेंस का सब्जेक्ट और एक प्रोनाउन, कैनॉट एक हेल्पिंग वर्ब, राइट। लिव, लिव आपका है मेन वर्ब, और इसके बाद में इन प्रपोजिशन है। बेसिकली लिव के बाद में ये जो पूरा आपका पोर्शन है ये ऑब्जेक्ट वाला पोर्शन है। अब इस ऑब्जेक्ट वाले पोर्शन में हम शब्दों का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। वाटर एक नाउन है, एंड एक कंजंक्शन है, फूड एक नाउन है, और विदाउट आपका अगेन एक प्रपोजिशन है, वर्ल्ड अगेन नाउन है, और ये जो दिस है, दिस वर्ल्ड, राइट। दिस यहाँ पर एक एडजेक्टिव जिसको हम डिटरमाइनर बोलते हैं उसकी तरह ट्रीट किया जा रहा है, और बेसिकली यहाँ पर जो इन है वो इन एक प्रपोजिशन है। अभी तक जो हमने देखा एक्सरसाइज में कि हमने जो पढ़ा कैटेगरी ऑफ द वर्ड, जिसमें अलग अलग प्रकार के हमने शब्दों की स्टडी की, और उसके बाद में हमने उन शब्दों को स्ट्रक्चर में रख के सेंटेंस बनाना सीखा। और इन सेंटेंसेस में, इस एक्सरसाइज में जो हमने सेंटेंस में सीखा कि शब्दों को किस तरीके से हम पहचान सकते हैं। होप दैट इस वीडियो के माध्यम से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। मैं जल्दी ही एक नया वीडियो अपलोड करूंगा ताकि जो कुछ भी आपने इस वीडियो के थ्रू सीखा और जो भी आपका नॉलेज इस वीडियो के थ्रू मिली, आप उसी नॉलेज को आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर सको एंड यू कैन स्ट्रेंथन योर लर्निंग एज वेल। तब तक के लिए आई विल टेक अ लीव फॉर नाउ and thank you for watching this video and staying with me till then. Have a happy learning and wish you all the very best. Thank you.